Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Hello everyone, welcome to Solitude Education. Now, in the previous lecture, हमने क्वेश्चंस का सीरीज कर रहे हैं मेंस के लिए, और प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लिया था हमने एसएससी मेंस का ही, जो एसएससी में पहले आया हुआ क्वेश्चन था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे. अगला सवाल, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से. क्वेश्चन क्या है? एसएफडी बीएमडी का. ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम हैविंग ओवरहैंग ऑन बोथ द साइड एंड लोडेड एज शोन इन फिगर. आपको क्या ड्रॉ करना है? आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है. ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ठीक है, ये एक बीम दिया हुआ है, इस बीम के लिए आपको एक शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है. क्लियर है? कैसे ड्रॉ करेंगे? वन बाय वन मैंने सारे स्टेप आपको बताए हुए हैं, बस कुछ छोटे से पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं, बाकी सारा प्रोसेस आपको पता ही है. क्लियर है सभी को? चलो, सबसे पहले बच्चे बीम दिया हुआ है, तो बीम में मैंने आपको बताया था जब भी आपको करना हो तो क्या कैलकुलेट करने हैं, रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन आया है एसएससीजे 2008 के अंदर, 20 मार्क्स की प्रॉब्लम थी ये. ठीक है, चलो देखो इधर. नाउ दिस इज द बीम. ये मेरा बीम है. इस बीम में ये मेरे कुछ सपोर्ट रिएक्शंस. तो नाउ दिस बी एंड सी, यहाँ पे मेरी एक वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन होगी बच्चे, मैंने मान ली डेट इज ऑफ वीबी, और यहाँ पे सी पॉइंट पे होगी डेट इज ऑफ वीसी. क्लियर है? बी पॉइंट पे वर्टिकल रिएक्शन होगी मेरी वीबी, और सी पॉइंट पे मेरी वर्टिकल रिएक्शन होगी कितनी? वीसी. क्लियर है सभी को? चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं बच्चे इसके बाद इस क्वेश्चन को. नाउ सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी बच्चे? रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, वीबी और वीसी. ठीक है, तो रिएक्शन कैसे निकालते हैं भाई? रिएक्शन के लिए मुझे सबसे पहले तो एक बात पता है कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू कितना है? 0. समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कितना है? 0. ठीक है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0. इसमें वर्टिकली अप फोर्सेस मान लीजिए आप पॉजिटिव, और वर्टिकली डाउन फोर्सेस आप मान लीजिए नेगेटिव. ठीक है, वर्टिकली अप फोर्स पॉजिटिव है और वर्टिकली डाउन फोर्स क्या है? नेगेटिव. क्लियर है? नाउ वर्टिकली अप कौन से? दैट इज वीबी. वीबी अपवर्ड है, वीसी भी अपवर्ड है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कि वीबी प्लस वीसी. एक ही लोड लगा है पूरे एंटायर बीम के ऊपर. क्या लगा है? 2000 न्यूटन मीटर का, न्यूटन पर मीटर का. तो लोड लगा है बच्चे कितना? 2000 न्यूटन पर मीटर. और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस देख लेते हैं. 3 और 8, 8 और 3 11, और 1 12. डिस्टेंस कितनी है बच्चे? नाउ इट इज ऑफ 12. इट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 0. कितना आ गया? वो 0 के इक्वल आ गया. तो मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं कि दैट इज वीबी प्लस वीसी. नाउ वीबी प्लस वीसी इट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज ऑफ 24,000. दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज 24,000. ये हो गई बच्चे मेरी इक्वेशन नंबर 1. ये हो गई मेरी कौन सी? ये हो गई बच्चे इक्वेशन नंबर 1 हो गई. क्लियर है? नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. दूसरी इक्वेशन. अब भाई दो अननोन है, एक रिएक्शन है, तो मैं सॉल्व तो कर नहीं सकता. क्या करना पड़ेगा मेरे को? एक इक्वेशन और रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, एक इक्वेशन की मेरे को और रिक्वायरमेंट है. दूसरी इक्वेशन हम कहां से लेके आएंगे? वीबी और वीसी का तो पता चल गया मेरे को, मैंने वीबी निकाल लिया, मैंने वीसी निकाल लिया. अब बताओ दूसरी यहां से मेरे को अगर कैलकुलेट करना है, दूसरा बच्चे मेरे को अगर कैलकुलेट करना है, तो मैं दूसरा रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करूंगा? ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैसे क्वेश्चन के अंदर आपको जो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में आपको रिएक्शन उसने ऑलरेडी दी हुई थी, हमें निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी. क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने रिएक्शन दी हुई है. यस, उसने क्वेश्चन में बच्चे रिएक्शन दे रखी है, मैंने आपको पहले बताया नहीं. नाउ दिस इज द 9000. ये इधर रिएक्शन दिया हुआ है. एक मिनट, ये रिएक्शन आपको दी हुई है, ये रिएक्शन दैट इज ऑफ 9000 न्यूटन. ठीक है, और दूसरी रिएक्शन दी हुई है दैट इज ऑफ 15,000 न्यूटन. क्लियर है? 15,000 न्यूटन. क्लियर है? दोनों रिएक्शन आपको दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, ये आपको निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. ठीक है, वो मैंने लिखना भूल गया मैं उसको. ठीक है, कोई बात नहीं. क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको रिएक्शन दी हुई थी. ये 9000 रिएक्शन दी है, ये 15,000 रिएक्शन दी है. सिंपली आपका काम क्या है बच्चे? सिंपली आपका काम ये है कि आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है. क्लियर है? तो एज यू नो, सबको पता है कैसे करते हैं. नाउ सबसे पहले बच्चे मैंने रेफरेंस लाइन अपनी ड्रॉ कर लेनी है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लेना है. नाउ वी हैव ड्रॉ द रेफरेंस लाइन. ठीक है, ये हमारी रेफरेंस लाइन होगी. नाउ दिस इज द रेफरेंस लाइन. ठीक है, ये मैं अपनी रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूं.
नाउ दिस इज द रेफरेंस लाइन, ये मेरे कुछ रेफरेंस लाइन हो गए। नाउ दीज आर द रेफरेंस लाइन, ठीक है। इन रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करने के बाद नाउ दीज आर द रेफरेंस लाइन। अब रेफरेंस लाइन के स्टार्टिंग करते हैं लेफ्ट पॉइंट से। सबसे पहला लेफ्ट पॉइंट कौन सा है बच्चे, मेरा ए पॉइंट। तो ए पॉइंट, फिर नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट बी, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट सी, उसके बाद सबसे लास्ट क्रिटिकल पॉइंट है डी। ए और बी के बीच में मैंने पता लगा कि भाई यूडीएल लगा है। ए और बी के बीच में क्या लगा है, यूडीएल। जब किसी पोर्शन में यूडीएल लगता है तो मुझे पता है कि जब एसएफडी बनेगा तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब जब इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन तो भाई ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ये वाली लाइन बने, ये वाली लाइन बने, इसको कौन डिसाइड करेगा? मुझे पता है लोडिंग, जो शेयर फोर्स डायग्राम होता है वो लोडिंग डायग्राम को देख के बनता है, और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो लोडिंग डायग्राम एज वेल एज शेयर फोर्स डायग्राम दोनों को देख के बनता है, ठीक है। मेरे को बच्चे एक रिलेशन पता है। क्या रिलेशन पता है? कि जो dv अपॉन dx होता है, नाउ dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस w। v इज द शेयर फोर्स, w इज द रेट ऑफ इंटेंसिटी या लोडिंग की इंटेंसिटी कितनी है। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि लोडिंग मेरी डाउनवर्ड है। यस, वो डाउनवर्ड लोडिंग है तो माइनस साइन तो आएगा ही। और माइनस का मतलब होता है बच्चे लेस देन जीरो। माइनस का मतलब क्या होता है? लेस देन जीरो। यानी कि मैं ये कह सकता हूं नाउ dv अपॉन dx, नाउ dv अपॉन dx इज लेस देन इक्वल टू जीरो। नाउ dv अपॉन dx इज लेस देन जीरो। यानी कि किसी भी फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग तो बच्चे ये होता है, जो मेरे डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं वो ये होता है, ना कि ये। इसका मतलब मेरी जो स्ट्रेट लाइन है वो नीचे की तरफ बनेगी। क्लियर है? यानी कि ये लाइन बनेगी। यहाँ पे तो शेयर फोर्स जीरो है, ये पॉइंट पे मेरा शेयर फोर्स क्या है? जीरो। नाउ एट ए पॉइंट शेयर फोर्स इज जीरो। ए पॉइंट पे मेरा शेयर फोर्स जीरो था, तो मुझे पता चला यहाँ पे शेयर फोर्स जीरो है और ये नीचे डिक्रीजिंग कर्व बनेगा नाउ कुछ इस तरह का। क्लियर है? अब मैं पहुंच गया बच्चे इस बी पॉइंट पे। अब ये पॉइंट कितना होगा? तो शेयर फोर्स इंटेंसिटी कितनी है लोडिंग की? 2000। 1 मीटर पे कितना लोड होगा? 2000 इंटू 1, यानी कि डाउनवर्ड कितना वैल्यू? 2000। डाउनवर्ड वैल्यू कितनी होगी? नाउ डाउनवर्ड वैल्यू इज हाउ मच? दैट इज ऑफ 2000। नाउ डाउनवर्ड वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 2000। क्लियर है? बी पॉइंट पे पहुंचा तो बी पॉइंट पे मुझे पता चला कि 9000 की एक अपवर्ड रिएक्शन लगी हुई है। बी पॉइंट पे मेरी 9000 की क्या लगी हुई है? अपवर्ड रिएक्शन लगी हुई है। बी पॉइंट पे 9000 की अपवर्ड रिएक्शन लगी हुई है, ठीक है। तो मैं कहां चलूंगा? मुझे 9000 अपवर्ड चलना पड़ेगा भाई। 2000 तो ये था, यानी कि 7000 और ऊपर चलना पड़ेगा। तो मैंने इस पॉइंट से नाउ वी हैव टू मूव, कितना डिस्टेंस मेरे को मूव करना पड़ेगा? मैं 7000 डिस्टेंस और मूव कर गया अपवर्ड की तरफ, ठीक है। मैं 7000 डिस्टेंस और मूव कर गया। 7000 ये हो गया, 2000 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 9000। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट में देखता हूं सी पॉइंट, और बी और सी के बीच में अगेन बच्चे क्या लगा हुआ है? यूडीएल लगा है। बी और सी के बीच में अगेन यूडीएल लगा है, तो यूडीएल जब लगता है किसी रीजन में अगेन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनती है। और बी और सी के बीच में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसी बनेगी। क्यों? क्योंकि डीवी अपॉन डीएक्स माइनस डब्ल्यू है। इस रीजन में भी तो लोडिंग डाउनवर्ड ही लगी है ना, तो माइनस डब्ल्यू का मतलब होता है लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है वो एक नीचे की तरफ आएगी लाइन। इतना क्लियर हो गया? अब वो नीचे की लाइन आएगी तो मिलेगी कहाँ? ऊपर मिलेगी, नीचे मिलेगी? यहाँ पे वो मेरे को अभी तक क्लियर नहीं है। वो कौन बताएगा? वो बताएगा कि भाई मेरा सी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना आ रहा है। सी पॉइंट पे अगर मैं शेयर फोर्स चेक करता हूं तो सेक्शन के लेफ्ट से ले लो या राइट से, या आप सेक्शन ले लो। यहाँ पे 2000 का लोड लगा हुआ था भाई, 2000 का लोड लगा हुआ था, एक 3 मीटर डिस्टेंस थी, तो 2000 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 6000। कितना हो गया? 6000। सेक्शन ये है। नाउ दिस इज द सेक्शन x6। सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड, सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड, तो शेयर फोर्स कितना होता है मेरा? पॉजिटिव। शेयर फोर्स मेरा कितना होता है? पॉजिटिव। क्लियर है? अगर सी सेक्शन के जस्ट राइट में लेता हूं तो केवल लोडिंग लेनी पड़ेगी, कितनी है? 6000। लेकिन सी सेक्शन के अगर जस्ट लेफ्ट में लूंगा तो मुझे ये अपवर्ड रिएक्शन भी तो काउंट करनी पड़ेगी। अगर सी के जस्ट लेफ्ट में भी लूंगा तो मुझे ये अपवर्ड रिएक्शन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और ये अपवर्ड कितनी होगी? ये अपवर्ड कितनी होगी बच्चे? अपवर्ड। ये मेरा सेक्शन है। नाउ दिस इज द सेक्शन अगेन x6।
सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड, राइट में अपवर्ड, तो वो क्या होता है मेरा नेगेटिव। ये सेक्शन है, सेक्शन सी के जस्ट लेफ्ट में लिया तो सेक्शन के जस्ट राइट में एक अपवर्ड, सेक्शन के जस्ट राइट में अपवर्ड कितना नेगेटिव, तो -15,000। सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड तो क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि +6,000। तो टोटल मिला के बच्चे हो गया मेरा टोटल -9,000। कितना हो गया -9,000। इसका मतलब सी पॉइंट पे मेरा शेयर फोर्स -9,000 है। माइनस का मतलब है रेफरेंस लाइन से नीचे इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगा, नाउ देयर इज ए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, नाउ देयर इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन और वैल्यू कितनी होगी, दैट इज माइनस का 9,000। कितनी होगी वैल्यू, नाउ वैल्यू इज माइनस का 9,000। वैल्यू कितनी होगी, दैट इज ऑफ माइनस का 9,000। क्लियर है, वैल्यू कितनी होगी माइनस का 9,000। अब सी पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन लगी है कितनी 15,000। अब मेरे को 15,000 अपवर्ड चलना पड़ेगा, तो 15 भाई 9 तो मैं पहले ही आ चुका हूं नीचे, 6,000 ऊपर जाना पड़ेगा। 9 और 6 15 ही तो होते हैं। नाउ तो मुझे और ऊपर की डिस्टेंस मूव करनी पड़ेगी। नाउ वी हैव टू मूव ए डिस्टेंस हाउ मच, दैट इज मेरे को 6,000 डिस्टेंस और मूव करनी पड़ेगी। नाउ मेरे को मैंने 6,000 डिस्टेंस और मूव कर ली। सी और डी पॉइंट के बीच में अगेन फिर क्या लगा है, यूडीएल लगा है, और जब यूडीएल लगता है तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी, और लोडिंग मेरी डाउनवर्ड है तो इंक्लाइंड मतलब वो कुछ ऐसे ही आएगा नीचे की तरफ। इंक्लाइंड मतलब लोडिंग मेरी वो कुछ नीचे की तरफ ऐसे ही तो आएगी, और डी पॉइंट पे तो मेरा शेयर फोर्स ऑलरेडी 0 था। इसका मतलब मेरी जो लाइन बनेगी, नाउ द लाइन विल बी लाइक दिस। इसका मतलब लाइन मेरी कुछ इस तरह से बनेगी, इसका मतलब लाइन मेरी कुछ इस तरह से बनेगी। क्लियर है, क्लियर है। नाउ रेफरेंस लाइन से नीचे है तो नेगेटिव, रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव। रेफरेंस लाइन के नीचे नेगेटिव, रेफरेंस लाइन के ऊपर पॉजिटिव। ये क्या बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। क्लियर है, नाउ दिस इज कॉल्ड अ शेयर फोर्स डायग्राम। ये क्या बन गया बच्चे मेरा, ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। समझ में आया। नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम, एसएफडी बन गया आपका। क्लियर है, देखो कितना आसानी से ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। बस इसमें आपको जब मेंस के अंदर लिखेंगे, कन्वेंशनल बच्चे आप लिखेंगे, तो आपको सिंपली ये करना है कि आपको ना इनकी कैलकुलेशन भी करके दिखानी पड़ेगी। इसकी ना हर एक सेक्शन ले लेना, ए और बी के बीच में एक सेक्शन लेना, बी और सी के बीच में एक सेक्शन लेना, सी और डी के बीच में एक सेक्शन लेना। हर एक क्रिटिकल पॉइंट के बीच में 2 क्रिटिकल पॉइंट में सेक्शन लेना ना। सेक्शन लेने के बाद आप क्या करोगे, उसकी कैलकुलेशन आप दिखा देना वहां पे सिंपली। समझ में आया। चलो, आपने बच्चे ये तो निकाल लिया कि भाई मेरा शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो गया। नाउ नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जब बच्चे मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा, जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उसके लिए भी क्या करना रहता है, नाउ वी ड्रॉ द सम रेफरेंस लाइन। उसके लिए बच्चे मेरे को क्या करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द सम रेफरेंस लाइन। उसके लिए भी मेरे को कुछ रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये मैंने एक रेफरेंस लाइन ले ली अपनी। नाउ वी हैव टेक द रेफरेंस लाइन। ये मेरी रेफरेंस लाइन हो गई। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन होगी। नाउ दिस इज द रेफरेंस लाइन। ठीक है, नाउ दिस इज द रेफरेंस लाइन। ये हमारी क्या हो गई, रेफरेंस लाइन हो गई। ठीक है, नाउ दिस इज द रेफरेंस लाइन। अब चलो, ए और बी के बीच में क्या लगा, अगेन स्टार्टिंग मैंने हमेशा से बताया, स्टार्टिंग में हमेशा लेफ्ट वाले पोर्शन से ही करूंगा। ये मेरा ए पॉइंट एंड नाउ दिस इज द बी पॉइंट। ए और बी के बीच में क्या लगा हुआ है, ए और बी के बीच में आपका लगा है यूडीएल, और जब किसी पोर्शन में यूडीएल लगता है तो बेंडिंग मोमेंट क्या बनता है, पैराबोला बनता है, सेकंड डिग्री का कर्व बनता है, यानी कि पैराबोला। ठीक है, अब ए और बी के बीच में यूडीएल तो लगा है, तो लेकिन पैराबोला बनेगा, तो पैराबोला तो बच्चे ये भी बन सकता है, पैराबोला तो ये से भी बन सकता है, पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, पैराबोला ऐसे भी बन सकता है। कैसे बनेगा उसको कौन डिसाइड करेगा, उसको डिसाइड करेगा कौन सा रिलेशन, उसको बच्चे डिसाइड करेगा आपका ये रिलेशन। नाउ dm अपॉन dx इज इक्वल टू vx। यही होता है ना, dm अपॉन dx इज इक्वल टू vx, यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप होता है वो शियर फोर्स के बराबर होता है। किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे, कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन हो, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, शियर फोर्स के बराबर होगा उस पर्टिकुलर सेक्शन पे। किसके बराबर होगा, शियर फोर्स के बराबर होगा उस पर्टिकुलर सेक्शन पे। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ। नाउ अब नाउ मेरे को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब मैंने देखा ए और बी के बीच में शियर फोर्स तो नेगेटिव, शियर फोर्स नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है कि dm अपॉन dx
नेगेटिव का मतलब है dm upon dx इज लेस देन 0। dm नेगेटिव का मतलब है dm upon dx इज लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, dm upon dx आपका लेस देन 0 है। क्लियर हो ना? नेगेटिव मतलब dm upon dx लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। किसी भी फंक्शन, मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया, y इज ए फंक्शन ऑफ x, अगर इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं यानी कि dy अपॉन dx आप निकालते हैं, और अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो इंक्रीजिंग कर्व बनता है, और अगर dy अपॉन dx लेस देन 0 होता है तो आपका डिक्रीजिंग कर्व बनता है। ये इंक्रीजिंग कर, ये डिक्रीजिंग कर, लेस देन 0 तो मतलब डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में मतलब बच्चे ये तो इंक्रीजिंग हो गए दोनों कर्व, या तो ये बनेगा ये बनेगा। अब मुझे दोनों एंड पॉइंट पे स्लोप चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, स्लोप कैसे? अब इधर देखो, ए पॉइंट पे सिर फोर्स 0, ए पॉइंट पे सिर फोर्स 0 है तो मतलब यहाँ पे स्लोप 0 होगा। स्लोप कब 0 होगा? जब वो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, अब नीचे तो कहीं मिलेगा ना, बी पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जब बी पॉइंट पे शेयर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि शेयर फोर्स एग्जिस्ट मतलब स्लोप एग्जिस्ट, इसका मतलब मेरा ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा जाके। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? नाउ अब मेरे को इतना तो क्लियर हो गया कि भाई मेरा जो ग्राफ है, नाउ द ग्राफ, जो शेयर फोर्स का ग्राफ होगा, ना सॉरी बेंडिंग मोमेंट का ग्राफ होगा, पैराबोला बन रहा है। नाउ इन दिस रीजन देयर इज ए पैराबोला। ठीक है, एक मिनट रुकिए, जस्ट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। नाउ देयर इज ए पैराबोला। पैराबोला बन गया। यहाँ पे शेयर फोर्स सॉरी स्लोप 0 होगा, यहाँ पे स्लोप एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे शेयर फोर्स 0 था और यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? नाउ अब शेयर फोर्स डायग्राम अपना प्लस से माइनस जा रहा है इन दो पॉइंट के बीच में। अब नेक्स्ट जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे बी और सी। नाउ नेक्स्ट जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट है वो है मेरे बी पॉइंट एंड दिस सी पॉइंट। क्लियर? जो नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है ये मेरा बी पॉइंट एंड दिस इज द सी पॉइंट। ये मेरे अगले दो क्रिटिकल पॉइंट है। क्लियर हुआ? अब बी और सी के बीच में भी एक प्रॉब्लम है। क्या? बी और सी के बीच में शेयर फोर्स डायग्राम अपना प्लस से माइनस जा रहा है, और मैंने बताया था कि जब आपका शेयर फोर्स डायग्राम साइन चेंज करे तो वो एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट होता है। किसके लिए? एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट होता है किसके लिए बच्चे? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। नाउ दिस पॉइंट इज द एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो गया? नाउ दिस इज द एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट फॉर द बेंडिंग मोमेंट। ये आपका एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट हो गया किसके लिए? बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो इसके लिए मेरे को कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन में कैसे निकालूंगा? इसके लिए मेरे को कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन देखो मैं कैसे निकालता हूं। कैलकुलेशन में कैसे निकालूंगा? ये टोटल डिस्टेंस है 8 मीटर है, तो ये वैल्यू अगर x है तो ये बच्चे कितनी होगी? 8 माइनस एक्स। ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो 7000 अपॉन x इज इक्वल टू 9000 अपॉन 8 माइनस एक्स। यही होगा ना वैल्यू? कैसे निकालूंगा मैं? नाउ 7000 अपॉन x इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स। ऐसे ही होगा। सिंप्लीफाई करो, 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 9/7। तो 8 सत्ते कितना होते हैं बच्चे? 56 माइनस 7x इज इक्वल टू 9x। 9 और 7 16x इज इक्वल टू 56। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? नाउ 56 डिवाइडेड बाई हाउ मच? दैट इज 16, इट इज 3.5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3.5। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दैट इज 3.5। यानी कि ये है मेरा 3.5 मीटर। तो ये कितना बचा? 9। 8 में से 3.5 गए यानी कि 4। ये भी कितना बना? 4.5 मीटर। ठीक है, ये मेरे डिस्टेंस 3.5 मीटर, ये मेरी डिस्टेंस 4.5 मीटर आ गई। क्लियर है? नाउ अब देखते हैं बी और सी के बीच में मेरे को ड्रॉ करना है अब अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बी और डी सी के बीच में मैंने देखा कि भाई यूडीएल लगा, यूडीएल बल लगता है तो पैराबोला बनता है। इतनी बात तो क्लियर है। अब पैराबोला जाए कैसे? पैराबोला तो बना दूंगा मैं, लेकिन पैराबोला जाएगा कैसे? अब इस बी और सी के बीच में से इस वाले पोर्शन में 3.5 मीटर पे डिस्टेंस पे शेयर फोर्स पॉजिटिव है। शेयर फोर्स पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 यानी कि डीएम अपॉन डीएक्स ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग कर्व बनेगा। और भाई इंक्रीजिंग तो यही हो सकता है, ये तो इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। या तो ऐसे जाएगा इंक्रीजिंग या ऐसे जाएगा। ये तो डिक्रीजिंग होता है, यानी कि ये तो नहीं बन रहा, इनमें से कुछ बनेगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे स्लोप शेयर फोर्स एग्जिस्ट, शेयर फोर्स एग्जिस्ट मतलब स्लोप एग्जिस्ट। तो यहाँ पे स्लोप यानी कि मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है, इस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0, इसका मतलब स्लोप भी 0, यानी कि मेरा ग्राफ कुछ यहाँ मिलेगा। अब मेरे को वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, हो सकता है ये नीचे से ही चला जाए, यहाँ पे मेरे को बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, आखिरकार बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है। अगर मुझे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता चल जाए तो मेरे को ये पता चल जाएगा ग्राफ ऊपर जाने वाला है कि ग्राफ नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू हुई तो नीचे, और अगर पॉजिटिव वैल्यू हुई तो मेरी वो ग्राफ ऊपर जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर इतना? नाउ अब आप क्या चेक करो, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, कितनी डिस्टेंस में? नाउ डिस्टेंस देखते हैं। नाउ दिस इज द 1 मीटर, नाउ दिस इज द 1 मीटर। ठीक है, ये 3.5 और ये कितना हुआ 4, तो 3.5 और ये कितना हो गया 4.5। क्लियर है? अब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं 4.5 मीटर डिस्टेंस पे। कैसे निकालोगे भाई? एक तो लगा है 9000 इंटू 3.5, ये सैगिंग देगा, तो 9000 मल्टीप्लाई 3.5, ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट देगा। क्यों? सेक्शन तो यहाँ पे आएगा ना, कैसे देगा उसको? सैगिंग ही करेगा। अब इतना तो यार पता होना चाहिए, अगर मेंस लिख रहे हैं ना, सैगिंग होगिंग क्या होता है वो सब ऑलरेडी इतना पता होना चाहिए, अगर नहीं आता फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो 9000 लोड है, 3.5 मीटर डिस्टेंस, 9000 इंटू 3.5, और इतने पोर्शन पे यूडीएल लगा, डाउनवर्ड होगा तो डाउनवर्ड, तो माइनस कितना है 2000, इंटेंसिटी है 4.5 मीटर डिस्टेंस है, कितने पे लगेगा 4.5 डिवाइडेड बाई 2 पे लगेगा। 3.5 और 4.5 ही तो हुआ, इसको निकाल लो वैल्यू कितना आ रहा है। नाउ 1000, इसको कैलकुलेशन करूं अगर मैं, ये वैल्यू आ रही 11250। यस, नाउ द वैल्यू इज पॉजिटिव वैल्यू आ रही है बच्चे आपकी। नाउ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 11250। नाउ दिस इज द वैल्यू, इतने न्यूटन मीटर ये वैल्यू आ रही है मोमेंट की। तो इसका मतलब पॉजिटिव मतलब अपवर्ड ही मिलेगा ना भाई। पॉजिटिव का मतलब कहाँ मिलेगा? नाउ पॉजिटिव का मतलब है कि वो अब ग्राफ आपका अपवर्ड ही मिलने वाला है। पॉजिटिव का मतलब ग्राफ आपका अपवर्ड ही मिलने वाला है। इसका मतलब मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जाने वाला है, ऐसे ही तो जाएगा। यहाँ पे शेयर फोर्स 0 नहीं था, एग्जिस्ट कर रही थी वैल्यू, तो स्लोप एग्जिस्ट करेगा। बेटा स्लोप ये 0 होता, अगर ऐसे जाता तब स्लोप 0 होता, ये वाला स्लोप 0 नहीं होता है। मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जो मेरा पहला लेक्चर आया था। क्लियर हो? यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है तो यहाँ पे स्लोप भी 0 होगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पोर्शन में, तो भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में शेयर फोर्स नेगेटिव है। शेयर फोर्स नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, यानी कि डीएम अपॉन डीएक्स लेस देन 0। इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब डिक्रीजिंग कर्व बनेगा, और डिक्रीजिंग तो वो तभी होगा जब ग्राफ नीचे की तरफ आए। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो इंक्रीजिंग कर्व होगा। बस सवाल ये है कि ये ग्राफ मिलेगा कहाँ पे, उसके लिए मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा? उसके लिए बच्चे मेरे को बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे मेरे को बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितना होगा बेंडिंग मोमेंट? भाई 2000 इधर से निकाल लो, राइट से निकाल लो, राइट से निकाल लो लेफ्ट से। 2000 का लोड है, 2000 3 पे मीटर पे लगा है, तो 6000 टोटल लोड हो गया। कितनी डिस्टेंस पे लगेगा? 1.5 पे। ये 3 मीटर है तो 1.5, तो 6000 मल्टीप्लाई 1.5, टोटल आ गया 9000 का, और वो भी कैसा? होगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा। ये होगी तो करेगा उसको। ठीक है, तो कितना आ गया 9000। तो टोटल लोड आ गया बच्चे कितना? नाउ टोटल लोड इज 9000। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी, नाउ जस्ट ए मिनट, यहाँ पे तो मोमेंट की वैल्यू लिखी नहीं थी हमने। 2000 इंटू 1 इंटू 0.5 इंटू 1000, ये वैल्यू कितनी थी? नाउ दिस वैल्यू इज ऑफ 1000। ठीक है, ये वैल्यू थी 1000, एंड नाउ दिस वैल्यू इज ऑफ 9000। ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपकी, कितनी थी? हाँ सॉरी 9000। नाउ दिस वैल्यू it is coming out to be how much? That is 9000. Clear हुआ? Now this value is how much? That is of 9000 न्यूटन मीटर। क्लियर है? ये वैल्यू कितनी थी? 9000 न्यूटन मीटर। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे अब सुनो, सी और डी के बीच में, सी और डी पॉइंट के बीच में अगेन यूडीएल लगा है। जब सी और डी के पॉइंट के बीच में यूडीएल लगा है, तो यूडीएल लगता है तो बच्चे क्या होता है? सी और डी के बीच में यूडीएल है, और यूडीएल लगेगा तो अगेन पैराबोला बनेगा। और जब पैराबोला बन रहा होगा ना, जब पैराबोला बन रहा होगा तो क्या इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? कैसे डिसाइड करेगा वो? शेयर फोर्स।
COD के बीच में शेयर फोर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि मेरे को इतना तो श्योर है कि अब ग्राफ मेरा ऊपर की तरफ आने वाला है, ठीक है। इस पॉइंट पे स्लोप एग्जिस्ट, शेयर फोर्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब स्लोप जीरो नहीं होगा, ग्राफ मेरा कुछ ऐसे जाने वाला है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, अगर मैं डी पॉइंट की बात करता हूं, डी पॉइंट पे शेयर फोर्स जीरो है, शेयर फोर्स जीरो का मतलब है कि स्लोप भी मेरा जीरो होगा, इसका मतलब मेरा स्लोप भी जीरो होगा। और स्लोप बच्चे ऐसे ही जीरो हो सकता है, नाउ स्लोप विल बी जीरो लाइक दिस, स्लोप तो मेरा कुछ ऐसे जीरो होगा, ऐसे ही तो स्लोप जीरो हो सकता है। यहाँ पे बस बन गया यार, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी जीरो, इधर भी वैल्यू कितनी थी जीरो। चूंकि रेफरेंस लाइन के नीचे जितना है वो सारा क्या होगा नेगेटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे जितना भी होगा वो सारा नेगेटिव। नाउ दिस इज नेगेटिव, ये भी आपका नेगेटिव, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो नाउ दिस इज पॉजिटिव। जितना रेफरेंस लाइन के नीचे होगा सारा नेगेटिव, रेफरेंस लाइन के ऊपर जितना होगा वो सारा पॉजिटिव। क्लियर हुआ? अरे क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इसमें ये मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो गया। नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एंड दिस इज आल्सो द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। नाउ ये भी मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है और ये भी बच्चे मेरा क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है। क्लियर हुआ? ये भी मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, ये भी मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो गया। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? वो पॉइंट जहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है उन्हीं पॉइंट को हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये बच्चे क्या बन गया? नाउ दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हमारा बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर हुआ? ये बच्चे हमारा क्या बन गया? नाउ दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? क्या बन गया? मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। क्लियर? अब देखो इधर, अब इधर देखो सबके सब, बस इसमें सिंपली आपको करके क्या दिखाना, आपको सिंपली ये करना है कि आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपली आपको बता दिया था कि भाई यही कैलकुलेशन कर लेना वहां पे। अगर कैलकुलेशन नहीं करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर कैलकुलेशन नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। अगर कैलकुलेशन नहीं छोड़ दोगे, वहां पे कैलकुलेशन नहीं करके दिखाओ, तो फुल मार्क्स कभी नहीं मिलने फिर आपको। ठीक है, उसको बताना भी तो पड़ेगा ये कैसे कैसी लाइनें हैं। ये पैराबोला बना है सारा, जो मेरा सेकंड डिग्री कर्व है। नाउ दिस इज द सेकंड डिग्री कर्व। ठीक है, ठीक है, सारा सेकंड डिग्री का कर्व बना है पूरा का पूरा, तो उसको बताना भी तो पड़ेगा ना भाई वैल्यूज आई कहां से। ठीक है, तो आप बस सिंपली साइड में ना ऐसे ही उसको ना कैलकुलेशन करके दिखा देंगे। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन देखने में जरूर बड़ा था, 20 नंबर का प्रॉब्लम था, लेकिन उतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं थी ये कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, इजी प्रॉब्लम था, काफी इतना कोई ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं था कि आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नाउ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस, अगर किसी को नोट करना है तो आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, उसके बाद ये वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नया क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू।